था वो अब अब्रॉड शिफ्ट हो चुका था। जैसे ही अब सबको अरमान की कंडीशन के बारे में पता चला, सबसे पहले उन्होंने देव को कांटेक्ट किया और उसे वापस से बुला लिया था। देव भी वापस आ चुका था और पूरा काम संभाल रहा था। तभी अरमान ने उन लोगों की ओर देखकर बेमन से कहा, एक काम करो, फिर मेरी सेक्रेटरी मल्लिका को यहाँ बुलाओ और जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उन सबकी डिटेल्स उसे ले लो। अब यह सुनकर तो सब एक दूसरे के शक्ल आश्चर्य से देखने लगे थे, क्योंकि मल्लिका भी प्रेग्नेंट थी और देव उसे उस वक्त अपने साथ नहीं ला सकता था। फिलहाल अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अरमान को क्या जवाब दे। अब देर न करते हुए ध्रुव तपाक से बोल पड़ा, आपको तो पता है अरमान भाई मल्लिका छुट्टी पर गई थी, इसलिए अभी वो ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसकी जगह आपने बोला था कि उसे फायर कर दो, क्योंकि उसने 3 दिन छुट्टी ली है, तो हमने उसके फायर की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी जगह हमने न्यू सेक्रेटरी के लिए ऐड दे दिया है। बहुत जल्द आपकी नई सेक्रेटरी आ जाएगी। ध्रुव की बातें सुनने के बाद अरमान का चेहरा कठोर हो गया और वो गुस्से में भड़का। उसकी इतनी हिम्मत की बिना बताए उसने 3 दिन की छुट्टियां ली हैं। एक काम करो, उसे पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करवा दो ताकि आगे से वो कहीं काम न कर पाए। अरमान के ऑर्डर सुनकर सबने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। उस वक्त सभी पूरी तरह से खामोश थे, कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। अरमान के सवालों का उन्हें सोच समझ कर देना था। तभी आकाश मौका देखकर अरमान को समझाते हुए धीरे से बोला, अरमान, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक तुम्हें आराम करना चाहिए और काम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम अपनी कुछ यादें खो चुके हो और कहीं ऐसा ना हो कि विपक्षी पार्टी या तुम्हारे राइवल इन बातों का फायदा उठा ले। आकाश की बातें सुनकर अरमान उसको घूरते हुए दमदार आवाज में बोला, आकाश, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, डेविल किंग चाहे यादों के साथ हो या बिना यादों के, वह डेविल किंग है और किंग ही रहेगा। तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बाकी सब चीजें अच्छी तरह याद हैं, केवल मैं कुछ लोगों को भूल चुका हूँ। साथ ही मेरे घर में रहने वाली वो बूढ़ी औरत और उसके साथ उसकी 3 बेटियां को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वह लोग इस तरह से मेरे घर में कैसे रह सकते हैं। अगर उन्होंने अभिमान सिंघानिया की जान बचाई थी, तो इतने दिनों से अभिमान सिंघानिया के साथ वह लोग कहाँ रह रहे थे और अचानक से अभिमान सिंघानिया मेंशन कैसे आ गए? ये सारे इंसिडेंट मुझे याद क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, उन लड़कियों को अच्छी तरह समझा देना कि मेरे आसपास भी न भटके। ये सुनकर सब लोगों को कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे और फिर वो आपस में कुछ डिस्कशन करने लगे। ठीक उसी वक्त वंशिका ने स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक किया। वंशिका को वहां देखकर अरमान की आंखें गुस्से से सुलग गईं और वह तुरंत ही दरवाजे की ओर घूरने लगा था। वहां आकर वंशिका ने सबको बताया कि दोपहर का लंच रेडी है, तो आप सब डाइनिंग टेबल पर आई जाइए, फिर हम सब एक साथ लंच कर लेते हैं। ये बोलते हुए वो वापस जाने लगी। वंशिका की बात सुनते ही आहान तो अपने पेट पर हाथ फेरने लगा कि चलो, इतने सब ड्रामे के बाद कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा। लेकिन वंशिका को वहां देखकर अब अरमान का दिमाग खिसक चुका था, क्योंकि अरमान के स्टडी रूम में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही वंशिका वहां आई, वैसे ही अरमान का गुस्सा भड़क उठा था। उसने तुरंत ही जाती हुई वंशिका को रोका, लड़की सुनो। अब अरमान की आवाज सुनकर वंशिका रुक गई और ना समझी में बोली, जी बोलिए अरमान भाई। वहीं अरमान ने एक पल के लिए अपने हाथों को कसकर भींच लिया और वंशिका को सख्त नजरों से देखते हुए तीखी आवाज में बोला, अपनी हद में रहना सीखो और आइंदा से मेरे स्टडी रूम या किसी भी जगह जाने से पहले 100 बार सोच लेना। ये पहली और आखिरी गलती समझकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, समझी? जैसे ही अरमान ने कोल्ड वॉइस में तमतमाते हुए ये कहा, तो वैसे ही वंशिका की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसे इस तरह रोते देखकर ध्रुव का दिल पूरी तरह से कतरा कतरा हो गया था। वह वंशिका के पास जाकर उसे संभालना चाहता था, लेकिन आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे मना करते हुए धीरे से बोला, अगर तू अभी कहीं जाएगा तो अरमान के दिमाग में एक बाद एक सवाल आने लगेंगे और इन सारे सवालों की वजह से अरमान के दिमाग में गलत असर पड़ेगा और फिर उसके सवालों का जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल अभी तू कहीं मत जा। अब आकाश की बात मानकर ध्रुव बेबस होकर आगे नहीं आया, लेकिन वंशिका ने ध्रुव को चुपके से देखा और आंसू बहा दिए थे। वंशिका ने आह भरी, फिर अपना चेहरा ढक लिया और दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई, क्योंकि अरमान ने बड़ी ही तेज आवाज में उसे डांट दिया था। वंशिका को ऐसे रोते हुए देखकर राधिका के साथ रौनक और रश्मि भी चौंक गई थी और सभी जल्दी से वंशिका के पास आकर उससे घबराकर उसका हालचाल पूछने लगी। आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? वंशिका ने खुद के इमोशंस को छुपाते हुए जल्दी ही शॉर्टकट में सारी बातें उन सबको बता दी। वंशिका की बात सुनकर तीनों हैरान होने के साथ साथ परेशान भी होने लगी। वहीं नानी माँ तो तुरंत अपना सर पकड़कर बैठ गई और वसुंधरा को कोसते हुए बोली, जरूर उस मनहूस औरत के कदम पड़ने से इस घर में ये अनहोनी हुई है, जो हमारा हीरे जैसा दामाद भी एक राक्षस में बदल गया है। ये बोलते हुए नानी माँ रो दी थी। अब तक ध्रुव तुरंत ही कोई बहाना बनाकर वंशिका पीछे चला आया और वंशिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत होने के लिए कहने लगा और धीमी आवाज में उसे समझाया, मुझे माफ कर देना, मैं वहां उस वक्त तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। अब ध्रुव के ये शब्द सुनते ही वंशिका ने तुरंत उसे गले से लगा लिया और एकदम से होंठ काटते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। मैंने उन्हें दिल से अपना भाई माना है, इसलिए मैं अरमान भाई की सिचुएशन समझती हूँ। मैं बस अरमान भाई को जल्द से जल्द ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। अब जैसे ही वंशिका ने ये इस बात को सीरियसली नहीं लिया, तो वैसे ही ध्रुव को अपनी पसंद पर प्राउड महसूस हुआ कि उसने कितनी अच्छी लड़की से शादी की है और उसने तुरंत ही वंशिका के माथे को चूम लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान नीचे लंच करने के लिए आ रहा था और जैसे ही उसने ध्रुव को वंशिका के माथे को चूमते हुए देखा, तो वैसे ही उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और तेज आवाज में चीखा, ध्रुव
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में ऐसी हरकत करने की? जैसे ही डेविल किंग ने ध्रुव को डांटा, वैसे ही ध्रुव ने कसकर अपनी आंखें भींच ली और वो पूरी तरह से परेशान होकर हड़बड़ा गया। फिर एकदम से अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अरमान को क्या जवाब दे। लेकिन ठीक उसी वक्त नानी माँ चिढ़ते हुए बीच में बोल पड़ी, अरे क्या हुआ बेटा? हम सभी तो यहाँ मौजूद हैं। उसने क्या गलत किया? इसने कुछ भी तो गलत नहीं किया। मेरी बिटिया की आंखों में कुछ चला गया था, वो बस उसकी आंखों में देख रहे थे। आपने उसे गलत समझ लिया है। नानी माँ की बात सुनते ही अरमान जल्दी से उन पर भड़का। आप कौन हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल जवाब करने की? हाँ, और वैसे भी अगर आपने हमारे लिए कोई मदद की है तो तरस खाकर मेरे दादाजी ने भी आप लोगों को घर में रखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे घर के मेंबर के बीच में दखलंदाजी कर सकती हैं। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने बैठने की? अब जैसे ही अरमान ने नानी माँ को फटकारा तो वैसे ही सब लड़कियां गुस्से से अरमान को घूरने लगती है। वहीं नानी माँ भी रश्मि के कान में नाराजगी से फुसफुसाई, रश्मि बिटिया, अगर यह हमारे दामाद जी ना होते तो हम आज इन्हें बता देते कि शारदा देवी कौन है। अब ये बात सुनकर रश्मि कंफ्यूज होकर नानी माँ को देखने लगी। फिर एकदम से बोली, वैसे नानी माँ, आखिर यह शारदा देवी कौन है जिनका नाम आप हमेशा लेते रहती हैं? अब यह सुनकर तो नानी माँ ने अगले ही पल अपने माथे पर हाथ मार लिया और रश्मि को नाराजगी से देखकर मुंह फुलाते हुए बोली, अरे बेटा पागल हो गई क्या? अरे हम ही हैं शारदा देवी, क्या तुम्हें हमारा नाम नहीं पता था? हाँ। अब रश्मि ने नानी माँ को चुपके से देखते हुए अपनी गर्दन दोनों तरफ ना हिलाती थी। तब नानी माँ बोली, हाँ हाँ हम जानते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी सब लोग हमें नानी माँ कहते हैं तो तुम भी सबके साथ हमें नानी माँ कहने लग गई हो। लेकिन हम तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा नाम शारदा देवी है। शारदा देवी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। इतना बोलकर नानी माँ फिर अपनी नम आंखों से अरमान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी। वही अरमान जो नानी माँ की आंखों में आंसुओं की चमक देख चुका था, इसलिए वो उन्हें डांटते हुए बोला, और हाँ, ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। एक और बात, अगर आइंदा मैं किसी की भी आंखों में आंसू देखूंगा तो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। अरमान एकदम तेज आवाज में अपना फरमान सुना रहा था। अरमान की चेतावनी सुनकर नानी माँ ने तुरंत सबसे पहले साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को साफ किया और घबराते हुए मन में सोचा, अगर मेरे दामाद जी का दिमाग घूम गया तो वो मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? हालांकि अब नानी माँ का बेटा और बहू दोनों उन्हें अपनाना चाहते थे और प्रियंका भी नानी माँ पसंद करने लगी थी। लेकिन अब नानी माँ को इस घर में सबके साथ रहने की आदत हो गई थी और सब लोगों को वह दिल से चाहने लगी थी, इसीलिए नानी माँ का वहां से कहीं जाने का कोई इरादा नहीं था। अचानक नानी माँ जल्दी से अपनी बत्ती सी दिखाकर बोली, अरे बिटवा, हम कहाँ रो रहे हैं? अरे वह तो तनिक ऐसे ही थोड़े से आंसू आ गए थे आंखों में। वो ना आंखों में आजकल खुजली ज्यादा रहने लगी है। तुम तो जानते हो बूढ़ी आंखें हैं, इन आंखों से पानी बहता ही रहता है। अब जैसे ही नानी माँ ने अपनी बीमारी की दास्तान अरमान को सुनाना शुरू किया, वैसे ही अरमान ने तुरंत अपना सीधा हाथ हवा में उठाकर नानी माँ को आगे बोलने से रोक दिया था, मानो जैसे कहना चाहता हो कि इससे ज्यादा वो अब और नहीं सुनना चाहता। फिलहाल अब डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद का नाश्ता ना देखकर अरमान पूरी तरह से आग बबूला हो उठा था। लेकिन दादाजी और अभिमान जी चुपचाप शांति से वहां बैठे हुए थे। अभिमान जी अरमान का ये भयंकर रूप देखकर कहीं ना कहीं मायूसी महसूस कर रहे थे, क्योंकि इतने सालों बाद जब वो अरमान से मिले थे तब तक अरमान नॉर्मल हो चुका था और वो अभिमान जी से काफी प्यार और अपनेपन से बातें किया करता था। बाप बेटे में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ लेते थे कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ का तो अरमान पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अरमान की आंखों में अभिमान जी के लिए जो प्यार और अपनापन दिखाई देता था वो अब बिल्कुल नहीं था। फिलहाल अरमान ने जल्दी ही नाश्ते की थाली उठाकर नीचे फेंक दी थी और गुस्से से न्यू शेफ को घूरते हुए बोला, राजेश कहाँ मर गया है? उसे बुलाकर मेरे सामने लेकर आओ। उसे बोलो मेरे लिए ढंग का नाश्ता लेकर आए। अरमान के ये शब्द सुनते ही सब लोग हैरानी से मुंह खोले हुए एक दूसरे को असमंजस से देखने लगे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो अरमान इन स्वादिष्ट खानों को चटकारे लेकर खाया करता था, लेकिन अब 2 साल पहले के अरमान सिंघानिया को वही उबला हुआ बेस्वाद खाना और सब्जियों का सूप पीना था। फिलहाल दादाजी जल्दी से बात संभालते हुए बोले, बेटा तुम तो जानते हो राजेश अपने गांव चला गया है। उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसे वहां भेज दिया है और हमने यह नया सेफ तुम्हारे कहने पर अपॉइंट किया है। अरमान दादाजी की बात सुनकर एक पल के लिए दंग रह गया और अगले ही पल उसने अपने माथे पर हाथ मार लिया और कुछ सोचते हुए उसने टाइगर को सख्ती से ऑर्डर दिया, टाइगर सबसे पहले उस गद्दे का पता लगाओ जिसने मेरे सर पर वार किया था। आखिर मैं कितने दिन तक बेहोश रहा हूँ कि मैं इतनी सारी बातें भूल चुका हूँ कि मुझे यह तक याद नहीं कि मैंने घर के नौकर तक बदल दिए हैं और मेरे घर में इतनी सारी औरतें घुसाई हैं, वह भी मेरी आंखों के सामने। यह भी मुझे पता तक नहीं चला। अब जैसे ही अरमान ने एक बार फिर सभी औरतों को टारगेट किया, ये सुनकर सभी का मुंह बन गया था। वही रौनक जो प्रेगनेंसी में कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग से गुजर रही थी, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अरमान को देखकर झल्लाकर बोली, ये क्या अरमान भाई? हाँ, मैं कब से देख रही हूँ आप घर में किसी पर भी बेवजह चिल्ला रहे हैं। आपको इस तरह से चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं। वहीं अहान जो कि चुपचाप खाना खाने में कंसंट्रेट कर रहा था, अचानक रौनक की आवाज सुनकर वो एकदम से सकपका गया। बात को आगे ना बढ़ाने के इरादे से उसने रौनक को इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि अरमान का असली डेविल रूप रौनक देख ले, इसलिए वह उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का संकेत देने लगा। लेकिन रौनक तो रौनक थी, वह इतनी आसानी से चुप कैसे रह सकती थी? अब जैसे ही अरमान ने रौनक को अपने सामने ऊंची आवाज में बोलते हुए देखा तो एक पल में उसकी आंखें कठोर हो गई। अचानक ही वह गुस्से से चिल्लाया, जस्ट शट अप।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहते हुए मुझसे सवाल जवाब करने की? हाँ, अरमान की तीखी आवाज